Good afternoon, my dear students. Today I will discuss the revision class of income tax. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स में जितने भी यूनिट और जितने भी चैप्टर है हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर चुका है। और जैसा आप लोगों का डिमांड था, आप लोगों ने जैसा क्वेरी किया व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीफोनिक माध्यम से कि इनकम टैक्स क्लास का रिवीजन बहुत ही आवश्यक है, तो अभी हम लोग 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि एसएससी पर्सन ग्रॉस टोटल इनकम एंड सेकंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है रेसिडेंशियल स्टेटस को, जिसमें कि हमने ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति रेसिडेंट कब हो सकता है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब हो सकता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कब हो सकता है, या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस कब होता है। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया डेवलप किया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, उसको भी हमने बताया पिछले क्लास में। और उस चीज़ को हमने एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से डिराइव करने की कोशिश की है। होपफुली उम्मीद करते हैं कि वो पिछला क्लास जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस का होगा वो आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई इशू है, कहीं किसी पॉइंट में अगर दुविधा है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेहिचक मेरे से टेलीफोनिक माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में जो थर्ड यूनिट है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी आय हमारा कृषि से प्राप्त हुआ हो तो वैसे आय को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। साधारण बोलचाल के भाषा में एग्रीकल्चर इनकम का नाम हम लोग वही जानते हैं, जैसा कि हमें कोई कृषि से अगर कोई फसल से अगर कोई आय प्राप्त होगी तो वैसे इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 21 के अंतर्गत ये डिराइव किया गया है। सेक्शन 21(1)(a) के अंतर्गत एग्रीकल्चर इनकम को लिया गया है। एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स को लेके इसको डिफाइन किया है, उसको हम लोग एक बार रीड करते हैं। एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी किराया या कोई भी लगान अगर आपको प्राप्त हुई हो, उस भूमि से प्राप्त हुई हो जो भारत में स्थित है, और दैट इज़ यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। अगर वो भूमि भारत में स्थित है और वो किसी किराया या लगान से अगर उससे किराया अगर प्राप्त हुई हो उस भूमि को, तो वैसे इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट में हमने ये दिखाया है, एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और बाय द प्रोसेस एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट और बाय सेल ऑफ सच प्रोड्यूस बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड्स। दैट मीन्स हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा आय जो उस भूमि से प्राप्त हुई हो, कौन सी भूमि से, जो एग्रीकल्चर लैंड से प्राप्त हुई हो, या फिर वो वहाँ वैसे जगह जहाँ पे कि प्रोसेस एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोसीड्स प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, या फिर कल्टीवेटर का काम उस जगह पे हो। उस लैंड में अगर आप कोई भवन बनाकर अगर कल्टीवेटर का काम कर रहे हैं, या फिर अगर कोई फसल को हम उसके उपजाऊ होने के बाद अगर उसमें कोई प्रोसेस लाकर मार्केट तक ले जाने लायक अगर कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई विधि के द्वारा अगर हम उसको मार्केट तक ले जाने के लिए फिट कर रहे हैं, तो वहाँ से जो हमें इनकम प्राप्त होगी दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। थर्ड नंबर में, द इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इसमें यहाँ पे स्पष्टता यहाँ पे हो रही है कि कोई भी बिल्डिंग से अगर आप कोई आय प्राप्त किए हैं तो वैसे बिल्डिंग से आय प्राप्त किए हुए इनकम को भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। बट द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी उसके लिए कुछ सेटिस्फाइड करना, क्या क्या सेटिस्फाइड करना है। पहला, द बिल्डिंग इज ऑन और इन द इमीडिएट
वैकेंट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जो भी बिल्डिंग बना हुआ है वो एग्रीकल्चर लैंड पे बना हुआ है। दूसरा, उस बिल्डिंग में कल्टीवेटर का काम होता होगा। कल्टीवेटर दैट मीन्स, हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जब कोई उपज हम लोग खेत से काटते हैं, उपज को रखते हैं, तो वो मार्केट तक जाने के लिए उसमें सम प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। तो उस प्रोसेस को करने के लिए, हम लोग कल्टीवेट करने के लिए अगर उस बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग भी हमारा, उस बिल्डिंग से अगर कोई आय प्राप्त हुई हो तो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। दूसरा, अगर वो ड्वेलिंग हाउस अगर हम उसमें बना रहे हैं या स्टोरेज हाउस हम उसमें बना रहे हैं, तो बेसिकली दिस पर्पस आर यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। अगर मान लिया जाए कि अगर हम किसी कोई फसल को उपजाते हैं और वो उपज से बाहर आने के बाद, काटने के बाद, उस फसल की कटाई होने के बाद अगर वो धूप में रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, या फिर हमारा ठंडे मौसम में रहने पे ख़राब हो जाता है, तो वैसे फसल को हम लोग स्टोरेज हाउस में रखते हैं। और वो स्टोरेज हाउस, अगर हम उस बिल्डिंग के तहत अगर एक स्टोरेज हाउस आता है और वो बिल्डिंग हमारा एग्रीकल्चर लैंड में अगर बना हुआ है, तो वैसे बिल्डिंग को हम लोग से प्राप्त जो आय होगी उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत लेंगे। ठीक है। अब द लैंड, फोर्थ नंबर डी में, द लैंड इज एसेस टू लैंड रेवेन्यू और इट इज नॉट सिचुएटेड विद इन द स्पेसिफाइड एरिया, बट द कंडीशन इज दैट वो बिल्डिंग हमारा बना हुआ है एग्रीकल्चर लैंड में, लेकिन वो इट इज नॉट सिचुएटेड विद इन द स्पेसिफाइड एरिया। यहाँ पे एक पॉइंट आया, स्पेसिफाइड एरिया। स्पेसिफाइड एरिया का मतलब क्या हो गया कि अगर हार्ट ऑफ द सिटी में अगर कोई के ज़मीन है और उसका पर्पस अगर वहाँ खेती हो रही है, तो हम वैसे जगह का इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसके लिए, उस ज़मीन के लिए, वो लैंड के लिए सम स्पेसिफाइड एरिया, एक कंडीशन होता है कि वो एरिया के अंतर्गत आना चाहिए, तभी वो एग्रीकल्चर लैंड आया होगा। तो स्पेसिफाइड एरिया क्या होता है, हम लोग देखते हैं इसको। एनी एरिया which is comprised within the jurisdiction or of a municipality or cantonment board and which has a population of not less than 10,000, यानी वो ज़मीन, वो लैंड जिस जगह पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ का पॉपुलेशन 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। और अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रेसिडिंग सेंसस, यानी जो पिछला जो हमारा जनगणना हुआ है उसके अंतर्गत 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द लिमिट सच म्यूनसिपॉलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड, यानी कोई भी कंटेनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए। तो ये स्पेसिफाइड एरिया का रूल है। तो इसे यहाँ से हम लोगों ने देखा है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। एग्रीकल्चर इनकम, अगर कोई बिल्डिंग से, अगर कोई भवन से आपने कोई प्राप्त किया है इनकम, तो वो एग्रीकल्चर इनकम कब कहलाएगा, उसके लिए स्पेसिफाइड एरिया किसको हम लोग बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जम्पशन लिया, इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कुछ सेक्शन के अनुसार हमने दिया है कि सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम आता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 में क्या आता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A में क्या आता है। इसको हमने कोशिश की है कि अलग अलग रूप से उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बेसिक चार्ज क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम या स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है। तो जनरली हम लोग जैसा जानते हैं कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, द 5 हेड ऑफ इनकम टैक्स, द इनकम अराइज फ्रॉम 5 हेड ऑफ इनकम टैक्स इज द ग्रॉस टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी वही होगा, आइदर जो चाहे वो आप इनकम फ्रॉम सैलरी से आपकी इनकम हो रही हो, या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा हो, या कैपिटल गेन से इनकम हो रहा है, या फिर अदर सोर्सेज से हो रहा हो, तो वो आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम है। अब हम लोग सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सैलरी में बहुत सारी चीज़ें आती है। हमने इसको स्पेसिफाइड किया है यहाँ पे नीचे वाले स्लाइड में। मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी इंक्लूडेड वेजेस, कोई भी मजदूरी, एनी एन्युटी और पेंशन को भी हम लोग उसके रूप में लेते हैं, ग्रेजुएटी को भी लेते हैं, एनी फी, कमीशन, प्रोक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन लीव और ऑफ और एन एडिशनल ऑफ द सैलरी और वेजेस, यानी लीव ऑफ सैलरी का मतलब हो गया छुट्टी के बदले अगर लीव
के बदले अगर हम लोग लेते हैं, या एडवांस सैलरी लेते हैं, या लीव इनकेसमेंट लेते हैं। लीव इनकेसमेंट का मतलब होता है छुट्टी के बदले उसको कैश में कन्वर्ट अगर हम लोग करते हैं, तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन पार्ट ऑफ सैलरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब होता है कि वेन एवर यू आर कंप्लीटेड योर सर्विस टेन्योर, या स्पेसिफाइड पीरियड जो आपका सर्विस पीरियड होता है, जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके गवर्नमेंट के द्वारा उस रिटायरमेंट का बेनिफिट आपको दिया जाता है। वैसे बेनिफिट को हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं। जैसे पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव इनकेसमेंट, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन भी आता है उसके अंतर्गत, या कोई भी कंपनसेशन या और ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, कंपनसेशन रिसीव ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब होता है कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ योर सर्विस रेंडरिंग पीरियड यू वांट टू लीव योर जॉब, सो दैट इज कॉल्ड द वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो पेंशन के अंतर्गत भी आपका लीव इन रिटायरमेंट बेनिफिट के अंतर्गत पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव इनकेसमेंट, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का मतलब होता है कि छटनी के बाद अगर अगर किसी तरह से आपके को छाट दिया गया है, आपको नौकरी से हटा दिया गया है, तो उसके लिए जो कंपनसेशन मिलेगा, these all are the part of the retirement benefit। एंड द कंपनसेशन रिसीव ऑन एनी वॉलेंट्री वीआरएस अगर आप देते हैं तो उसमें जो कंपनसेशन आपको रिसीव हुई है, दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। सो होपफुली उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये जो हमने आज का जो वीडियो दिया है वो हमने 22 तारीख को एक इनकम टैक्स का नोट्स डाला था, उसका वीडियो है। और उसके बाद का वीडियो, पहले हम स्टडी मटेरियल आपको दे रहे हैं ताकि आप उसको बढ़िया से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद और भी क्लैरिफाइड के लिए और भी क्लैरिफिकेशन के लिए हम उसी चीज़ का एक वीडियो भी पैटर्न के वीडियो भी भेज रहे हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगा। एंड इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई कुछ ऐसी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इमिडिएटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप मेरे से बात कर सकते हैं फ़ोन पे, और व्हाट्सएप के माध्यम से आप वो जो भी इशू है वो हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। होपफुली ये आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।